गुमराह करने की राजनीति हर टाइम की जाती है सभी पक्षों से। तो क्या ये शोभा देता है नेताओं को? एक गुमराह की राजनीति, अभी चुनाव है, वोट लेने के लिए, हाँ बाबा जीआर आ रहा है, जीआर आ रहा है, ये जीआर तो नहीं है, दूसरे जीआर में फिर दूसरा चॉकलेट, दूसरा जीआर, दूसरे जीआर में माल का ना खाएगा। भाई क्यों पागल बना रहे आप लोगों को? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आए लेते एक मुलाकात नरेश टलरमानी जी के साथ। एक और बार आए हैं आज नरेश जी के पास एक अनहोना ज्वलंत मुद्दा। लोग कहते हैं कि मत पूछो जीआर, मत पूछो जीआर, मत पूछो। कुछ नेता लोग, मतलब नेता वो भी लोगों में ही आते हैं, जीआर मत पूछो, जीआर मत पूछो, जीआर मत पूछो। फिर एक नेता कहता है अभी कुछ दिन पहले, जीआर तो आ गया। अरे किधर है? उसमें चेंजेस करनी, थोड़ी चेंजेस करनी है। थोड़ी चेंजेस मतलब उसके लिए माल का हक ऐड करना है। तो माल का हक सबसे बड़ा कारण है जीआर का, जिसके कारण जीआर की मांग हो रही है। आपने तो माल का हक तो दिया ही नहीं, तो जीआर के हम अपने मतलब उसकी जेरोक्स लेके उस पर बेलपुड़ी डाल के खाएं चौपाटी में बैठ के? जीआर 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 आ गया, जीआर आ गया। कहाँ है जीआर? नेता लोग बड़ी बड़ी बातें। अभी जब जीआर आएगा तब दिवाली मनाई जाएगी। मानो हमारे चैनल पे ही हमारे आके एक हमारे आमदार साहब ने कहा था कि जब ये जीआर आएगा मानो एक दिवाली जैसा माहौल होगा। कभी आई दिवाली? वापस दूसरी दिवाली आनी बाकी है, दिवाली तो आई नहीं। अरे हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें खाली माल का हक दो। ये जो बिल्डिंग गिर रही है ना, जो लोग मर रहे हैं उसके अंदर दबके, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मालकान हक नहीं दोगे। सरकार भी मालकान हक दीजिए। लोगों की जान आप दब के मर रही है, टूट जैसे जैसे जो बिल्डिंग गिर रही है उसमें मालकान हक जब तक नहीं आएगा वो बिल्डिंग बन नहीं सकती है। ये सभी शहरवासियों को मालूम है। नरेश जी आपको भी पता है। इस जीआर के मुद्दे पर गोलमाल की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति हर टाइम की जाती है सभी पक्षों से। तो क्या ये शोभा देता है नेताओं को? एक गुमराह की राजनीति, अभी चुनाव है, वोट लेने के लिए, हाँ बाबा जीआर आ रहा है, जीआर आ रहा है, ये जीआर तो नहीं है, दूसरे जीआर में फिर दूसरा चॉकलेट, दूसरा जीआर, दूसरे जीआर में माल का ना खाएगा। भाई क्यों पागल बना रहे आप लोगों को? क्यों गुमराह कर आपको लोगों को कुछ वोटों के लिए? जनता वैसे वोट नहीं करने वाली इस बार, आप लोगों को करेगी, लेकिन नए चेहरों को। जो हमारी मांग है, सभी शहरों से अपील होती है कि इस बार न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, खास करके उनके ये छोटे छोटे चमचे ना जो उनकी उगाही का काम भी करते हैं, टीयर गेटरों से और अवैध धंधों से, हर जगह से। तो जीआर का माल का हक नहीं आया तो नेता लोगों को इस बार, जो खाली बाल काला करते हैं लेकिन दिखाते सफ़ेद शर्ट, लेकिन अंदर के मन के काले, शहर के हित के ये नेता लोग नहीं है। क्या कहेंगे नरेश जी इसके ऊपर, जीआर के विषय पर? जीआर माल का हक के बगैर क्या वैल्यूज जीआर की? देखिए जैकी जी, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, अब जो मैं आपको मुलाकात देने जा रहा हूं मेरी जानकारी पे आधारित है। उसमें अगर कुछ भी त्रुटि किसी को भी लगती है तो संबंधित अधिकारी या संबंधित नेता से पूछ सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको मुलाकात दे रहा हूं। अब बात की आपने कि क्यों लोगों को गुमराह किया जाता है। मेरे ख्याल से राजनीति के पुस्तक पे सबसे पहले अगर कोई लाइन लिखी हुई है तो वो लिखी हुई है, फूल द पीपल रूल द पीपल। यस, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और उनके ऊपर राज करो, और ये उसी को फॉलो कर रहे हैं।
अब आते हैं जीआर के मुद्दे पे। जीआर की आत्मा थी मालकाना हक। बस अगर मालकाना हक ही नहीं है तो फिर वो जीआर किस काम का? केवल मालकाना हक नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो टीम बनाई थी, जो एक ग्रुप बनाई थी कि आर्किटेक्ट भी थे उसमें, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे थे ऐसे। मैंने एमएलए के मुलाकातों में इंटरव्यू में सुना था कि वो बार बार जा रहे हैं मंत्रालय और वहाँ पे जितनी सुधारना करनी है करके बाद में फाइनल जीआर आएगा, इसलिए जीआर लेट आएगा। तो इनकी जो बातें थी वो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो टाउन हॉल में मीटिंग करके बैठे थे ना आयुक्त और ये लोग, कि हम जानकारी देते हैं जीआर के बारे में, लोगों को गाइड कर रहे हैं। गाइड नहीं किया है, मिसगाइड किया है। सही। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उनका ये कहना था कि ये जो जीआर निकलेगी इसमें लोगों ने, जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी हुई है, क्योंकि रेगुलराइजेशन एंड रीडेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हर एक व्यक्ति को स्टाम्प ड्यूटी भरनी है, हर फ्लैट धारक को स्टाम्प ड्यूटी भरनी है। तो उल्लासनगर में कई लोगों का 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, उस जमाने में ऐसा ही चलता था, 50 रुपए स्टैम्प पेपर, तो उस पे उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, तो स्टाम्प ड्यूटी भरनी है गवर्नमेंट को, ये उन्होंने कहा था। अब बात ऐसी है कि स्टैम्प ड्यूटी का रूल अभी जो चल रहा है वो ऐसा है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी 20,000 निकलती है मान लीजिए, तो 400% उसके ऊपर पेनल्टी, यानी 80,000 रुपया उसके ऊपर पेनल्टी है। यानी अगर आप भरने जा रहे हो स्टाम्प ड्यूटी तो आपको 1,00,000 रुपया भरना पड़ेगा 20,000 की जगह पे। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, जो रीडेवलपमेंट और रेगुलेशन के मुद्दे के हिसाब से ये लोग स्टाम्प ड्यूटी भरने जा रहे हैं, तो हम सरकार से कहेंगे उनको सब माफ करके केवल वन टाइम 4,000 रुपया पेनल्टी ली जाएगी, केवल वन टाइम। उसका क्या हुआ भाई, सुन रहे हो? ओ भाई, हमारे आमदार साहब, 4,000 रुपया पेनल्टी की बात हुई थी, क्या हुआ उसका? मैंने तो भाई कहाँ नहीं देखा कि भाई उन्होंने, सरकार ने पारित कर दिया कि केवल एक बार 4,000 रुपया लेंगे और माफ़ कर देंगे। वो नहीं आया तो लोगों को राहत कुछ भी नहीं मिली। कई लोगों को ये रेट जो लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके सिवा अगर ये स्टैम्प ड्यूटी है तो कैसे भरनी है? मैंने अलग अलग इंजीनियरों से बात की है कि ये स्टैम्प ड्यूटी अगर कोई भी फ्लैट धारक भरना चाहे भी तो कैसे भरना है, इसका प्रोसीजर क्या है? क्योंकि कई जगहों पे क्या हुआ है, मान लीजिए मैंने फ्लैट लिया, मैं बेच के गया दूसरे को, उसने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, फिर दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को, इसको बोलते हैं लिंक डॉक्यूमेंट्स। तो 6-6 एग्रीमेंट, 5-5 एग्रीमेंट बदल चुकी हैं, 5-5 उसके मकान जो फ्लैट धारक थे बदली हो गए। अब अगर स्टैम्प ड्यूटी भरनी है तो किस आधार पे भरनी है? पांचों जो लोग चले गए सेल करके फ्लैट, उनकी टैक्स किसको भरनी है, स्टैम्प ड्यूटी किसको भरनी है, कैसे भरी जाएगी, उनकी सिग्नेचर्स कहाँ से आएगी, उनको रजिस्ट्रार के यहाँ खड़ा कैसे किया जाएगा? तो ये बहुत बड़ी तकलीफें हैं। तो कुछ आर्किटेक्ट बोल रहे थे नहीं, जो अभी पार्टी बैठी हुई है ना, वो अपने एग्रीमेंट के आधार पर टैक्स, ये स्टैम्प ड्यूटी भर सकता है। फिर बात हुई कि स्टैम्प ड्यूटी कहाँ भरनी है, तो मैं पूरे शहरवासियों को बताऊं, ये जो स्टैम्प ड्यूटी भरनी है ना, अगर आपको रेगुलेशन और रीडेवलपमेंट के लिए जाना है तो ये आपको थाना में जाके भरनी है, यहाँ पे नहीं भरी जाएगी। क्या हुआ भाई आयुक्त साहब, क्या हुआ हमारे एमएलए साहब? आपने तो कहा था हम सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लाएंगे। अगर सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट रहती थी तो महानगर पालिका में एक ही डिपार्टमेंट रहता था जहाँ पे वो स्टैम्प ड्यूटी भी अपनी भर सकते थे, उनको थाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और भी जितनी मालूमात लेनी थी वो वहाँ से ही लेते थे। अब जितने कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं उनको अगर ज़मीन का मालकाना हक चाहिए, जिसको बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप, उसके लिए सबसे पहले जितने फ्लैट धारक हैं उनको पहले तो स्टाम्प ड्यूटी कंपलसरी भरनी है। एक बार उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी भर दी, उसके बाद उनको एसडीओ को अप्रोच करना है कि हमको ये डीम्ड, क्योंकि 4 बरस पहले महाराष्ट्र सरकार ने कानून पास किया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बिल्डर बना के चले गए, ज़मीन अगर बिल्डरों के हाथ में है अभी भी, तो वो डीम्ड टू भी कहा जाएगा। अगर उनकी सभी फ्लैट धारकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है और स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है तो ज़मीन उनके नाम से ट्रांसफ़र कर देनी है। ये महाराष्ट्र सरकार का नियम 4 बरस पहले ही पास हो चुका है। अगर ये है तो डीम्ड टू भी हो जाएगा। डीम्ड टू भी हो जाएगा तो उसके लिए महानगर पालिका में कोई गाइडलाइन है? एसडीओ में जितने अपार्टमेंट हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, अपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या होगा? उनको क्या एसडीओ कार्यालय में धक्के खाने पड़ेंगे ज़मीन के लिए? जो मालकाने हक की बात कर रहे हैं, मालकाना हक नहीं होगा और आपने डिमोलिशन कर दी तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? बेघर हो गए। अच्छा, मैं आयुक्त साहब ये पूछ रहा हूँ, अभी हाल ही में आपने नोटिस निकाल दिए ना, पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, केवल आप नोटिस, पैसे निकालो, ये करो वो करो। रेगुलेशन में लिखा हुआ है, रेगुलेशन में लिखा हुआ है 4,000
200 रुपया 2200 रुपया स्क्वायर यार्ड का पेनल्टी लेनी है, वो आप देख लिया, पढ़ भी लिए, लेकिन आपने बीपीएमसी एक्ट का जो बुक है, पुस्तक है जो कानून की, उसमें ये नहीं देखा कि ट्रांजिट कैंप कंपलसरी बनानी है। वो आपको पढ़ाई नहीं दी, वो उसमें फंड पास उन लोग खाली रिजर्व रखते हैं। वो आप कैसे नहीं होता? आप तो आईएएस अधिकारी हो, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। मैंने पढ़ लिया कि वहां पे ट्रांजिट कैंप कंपलसरी ऐसे हालतों में रखनी है। तो आपने तो ट्रांजिट कैंप का आज तक न किसी अधिकारी ने, न किसी नेता ने उसके बारे में बात की है या उसका कुछ बनाया है? हाँ बनाएंगे, हाँ। अरे लोग रास्ते में निकल, यहाँ पे छत का एक झाला गिर जाता है तो तुरंत आप उसको सील कर देते हो और लोगों को बाहर निकाल देते हो। तो लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप कहाँ है? ये भी तो नियम में लिखा हुआ है, केवल बस आपको नोटिस देने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप आईएएस अधिकारी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है उस श्रेणी के आप हैं नहीं। क्योंकि अगर उस श्रेणी के रहते थे तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करते थे और उससे किसी भी समस्या से संबंधित जो भी समस्याएं और भी हैं उसको सॉल्व करते थे। आज कोई भी आदमी उल्लासनगर के अंदर रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन होगी तभी रीडेवलपमेंट होगी, और रेगुलेशन के लिए पेनल्टी भरनी है। पेनल्टी भरने के लिए मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये नोटिस तो दे दिए, न कैलकुलेशन का आता पता है, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, कोई सिस्टम नहीं, कोई बताया नहीं। डी फार्म्स आप बात कर रहे हो 15 बरस से 20 बरस से, ये पहला 2005 में आया था। उसी दिन मैं किसी का सुन रहा था, 2005-6 में हमने ये पारित करवाया था, जीआर करवाया था। उस टाइम रेगुलेशन का प्रोसेस भी चालू हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने पेनल्टी भर के भी आए, उनको आज तक डी फार्म नहीं मिला है। उसके बारे में नेतागण क्यों चुप है? पिछले 15 बरस से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। भाई उनको डी फार्म तो दे दो जिन्होंने पैसा भरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, एक उल्लास सिटीजन फोरम की हमारी मीटिंग डेलीगेशन मिलती थी आयोग से। मैंने ये डी फार्म का मुद्दा हाल ही में 3 महीना पहले 4 महीना पहले उनके साथ उठाया था कि लोगों को डी फार्म जिनके पेंडिंग है उनको तो दे दो, जिन लोगों ने भर चुके पेनल्टी। तो वो जब टीपी से पूछ रहे थे भाई डी फार्म, तो बोलते हाँ है, और 300-400 लोगों के हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उनको हम बुलाएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और 135 या 165 का आंकड़ा वो बता रहे थे, वो तैयार है, और उसमें से हमने कुछ डिस्पर्स भी किए। सारी झूठी फिगरें, क्योंकि वो डिस्पर्स कर ही नहीं रहे हैं डी फार्म, उसमें भी उनको माल, समझ गए ना? पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, सब जगह पे उनको तो डी फार्म नहीं दे रहे हैं लोगों को। पेनल्टी भरी हुई है, डी फार्म पड़ा हुआ है, बना रेडी है। मैंने कहा जब रेडी है, नाम है, एड्रेस है, उनको फोन कीजिए, अपने आदमी को भेजिए, उनको बुलाइए, उनको डी फार्म हाथ में दे दीजिए ना। लेकिन समझ जाना दोस्त, इस शहर में हर चीज के लिए बस कीमत चुकानी होती है। तो ये हाल है हमारे महानगर पालिका का। रेगुलेशन एंड रिडेवलपमेंट, ये मुद्दा केवल कागज पे है। मैं कहता हूं केवल एक आमदार नहीं, मैं क्यों एक आमदार का नाम ले लूं, 3 आमदार हमारे शहर को मिले हुए हैं। तीनों आमदारों को मैं चुनौती देता हूं, इस रिडेवलपमेंट और रेगुलेशन के मुद्दे के ऊपर उन्होंने इस शहर को क्या लाके दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कीजिए, वहां पे बताइए कि हमने शहर को ये उपलब्धि करके दी है। जहां तक सवाल आप पूछेंगे रेगुलेशन और रिडेवलपमेंट में हमने ये किया है, वो खाली बताएं, लोगों को मार्गदर्शन करें। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट का क्या हुआ, 4000 रुपया खाली पेनल्टी लगेगी और ये सब काम फटाफट हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। कौन सी राहत की बात कर रहे हैं? शहर में कितने लोगों की रीडेवलपमेंट हुई है, रेगुलेशन हुआ है? जरा बताइए, आंकड़े बताइए। केवल टाउन हॉल में बैठ के एक मीटिंग लगा दी और आयुक्त साहब और बाकी लोग आके अधिकारी बैठे और बोल दिए कि हमने लोगों को मार्गदर्शन कर दिया है कि किस प्रकार से उनको करना है काम। ये हो गया, जवाबदारी खत्म। ऐसा ही हुआ ना इस बार। जीआर का मालिकाना हक नहीं, तो कृपया सभी नेता लोग समझ जाइए, पब्लिक आपको वोट नहीं करेगी। क्योंकि जिन जो बेचारे जो हमारे शहर में जो घर से बेघर हुए, जिनकी परिवार के लोग दबके मरे हैं उस मलबे के नीचे, उनकी बददुआएं तो लगने वाली है आपको। लेकिन इस बार चुनाव के अंदर जीआर नहीं तो वोट नहीं, ये तो आज हमारे उल्लासनगर के लोगों ने अंदर तय कर लिया। मुझे काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, जीआर का मुद्दा लो, जीआर का मुद्दा लो। लेकिन जीआर के मुद्दे पर बताना चाहूँगा कि सभी नेताओं के मुंह पर मानो एक सेलोटेप लग चुकी है, हमें जीआर के मुद्दे बोलना ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि मिली भगत अधिकारियों के साथ में, नेताओं की साठगांठ और मिली भगत के कारण आज हमारे शहर में जीआर के साथ में जो मालिकाना हक चाहिए था वो हम उससे वंचित हैं। तो इस बार हम कसम लेंगे कि जीआर नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। जय हिंद दोस्तों।